हाँ बेटा बोलिए, शिवांगी ने कुछ बोल रहा है, बोलो बेटा। बोलिए, आपने रेज हैंड किया था। से यस और नो, से समथिंग। तो गलती से हुआ होगा। गलती से हुआ होगा, ओके। मेरे को लगा आपकी मम्मी ने ऐसा कसम दे दिया है कि बेटा इवनिंग में माइक ऑन मत करना। कुछ होगा ट्रेडिशन आपकी साइड। एनीवे बेटा, कहानी में नो चल। सर। ऐसा नहीं है ना? ऐसा तो नहीं, हिमाचल। नहीं सर, सर, हमारे नहीं सर, यहाँ कोई नहीं है। नहीं, आप बोलो हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। नो सर, ऐसा नहीं नहीं होता सर, है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता नहीं है। होता है। चलिए, बाय द वे बेटा, आते हैं कहानी में डेफिनेट इंटीग्रल। और कितने लोगों ने पढ़ा है जरा यस बोलना, क्योंकि मैं देख नहीं पाऊंगा कितने लोग रेज हैंड। यस सर। Yes, यस sir. सर। So, Yes, sir. यस how सर। many responses I am getting? Now, guys, let me come to the point. अखिल से ही पूछ लेते हैं, क्योंकि अखिल का नाम स्क्रीन पे दिख रहा है मुझे। बेटा, डेफिनेट इंटीग्रल का एक्चुअल मतलब क्या होता है? लेट्स कम बैक टू द पॉइंट। डेफिनेट इंटीग्रल है क्या, मुझे बताओगे? जल्दी से बताइए। थोड़ा मिसकंसेप्शन जो आपने सुना रहेगा, कहीं पढ़ा रहेगा, कहीं देखा रहेगा, कहीं समझा रहेगा, उसको थोड़ा सा दूर करते हैं कि कहीं आप गलत तो नहीं सीख लिए हैं, कहीं आप गलत तो नहीं सुन रहे हैं। तो एक बार मैं कंफर्म करना चाहूंगा कि आप सही जानते हो कि थोड़ा सा उसमें एरर है। तो जरा बताएंगे बेटा क्या है? सर इसमें हमें लोअर लिमिट और अपर लिमिट्स दी होती है। नहीं, डेफिनेट इंटीग्रल तो आप वो बता रहे हो ना कि हमें करना क्या है। अब मुझे ये बताइए, है क्या डेफिनेट इंटीग्रेशन, क्या है? सर, एनीवन? इसमें एग्जैक्टली वैल्यू आती है ना, कि अप्रोक्स में हम वैल्यूज को कैलकुलेट करते हैं। एरिया आता है एरिया। ओके, नाइस ट्राई, नाइस ट्राई, गो अहेड। सर बहुत इसमें बढ़िया ट्राई यूनिट कर रहे वैल्यू हैं। आती है। क्या बोले बेटा? डेफिनेट वैल्यू सर आती है। इसमें यूनिट वैल्यू ये ठीक है। वो वैल्यू क्या होती है? वो वैल्यू का एरिया मतलब क्या है? एरिया अंडर कर्व। परफेक्ट। दिस इज व्हाट आई वांटेड टू लिसन, कि एरिया अंडर कर्व होता है। ठीक है। चलिए, एज पर योर नॉलेज गाइस, मैं टॉपिक बाद में आऊंगा, क्योंकि आपने पढ़ा है, कहीं से सुना है, तो लेट मी टेस्ट योर नॉलेज। ये क्वेश्चन का आंसर दीजिए आप। बेटा, आप चैट करोगे तो मुझे दिखेगा नहीं, आई एम सो सॉरी। आप माइक ऑन करके बोल दीजिए प्लीज। देयर इज ए क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, बहुत ही ध्यान से पढ़ो एंड प्लीज इसका आंसर दो। जो भी आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट होगा, फंडा अप्लाई करो और आंसर दो कि सर कौन सा सही आंसर है। देयर आर 4 ऑप्शंस, ए बी सी डी। वन यू हैव टू चूज, टू यू हैव टू चूज, आइदर यू कैन से सर ऑल 4 आर ट्रू। आपकी मर्जी है, बताइए कौन सा सही है। आपके हिसाब से कि सर फिक्स वैल्यू आता है, एरिया आता है, सो लेट मी टेल यू ना, यू टेल मी कि सर कौन सा सही है। चलिए बेटा, बताइए जल्दी से। एंड प्लीज रिमेंबर वी हैव ओनली 1 hour, सो लेट्स ट्राई टू गेट आउटपुट मोर एंड मोर। सर, डी ऑप्शन। डी ऑप्शन परफेक्ट। और कोई, और कोई, और कोई? ऑप्शन सी ऑप्शन। सी ऑप्शन। सो लेट मी मार्क। ए सर, ए। सर ए ऑप्शन। ओके, सर बी। ए बी सी डी। अब 4 में से तो कोई होगा ही ये तो गारंटी है, चारों से। वैसे बहुत बच्चे चालाक होते हैं, वो तो चारों के चारों बोल दिए। सो मैक्सिमम आई गॉट सी, आई गॉट 2 रिस्पॉन्सेज, एंड फॉर डी आई गॉट 2 रिस्पॉन्सेज, राइट। ए एंड बी में बहुत लोगों ने कम आंसर दिया है। अच्छा, अब अगर मैं किसी बच्चे से बोलूं कि बेटा अगर आपने ए बोला है तो आपके अकॉर्डिंग बी सी डी गलत है। मेरी बात को ध्यान से समझिएगा कि इफ यू आर चूजिंग ए इज द राइट आंसर, दैट मीन्स कि यू आर चूजिंग बी सी डी आर रॉन्ग। ये मतलब हुआ। अब स्ट्रेट पॉइंट पे आते हैं कि सर क्या ये सच में गलत है या सच में सही। बेटा याद रखना, मैं जो आपके सामने सवाल पेश किया हूं ना, जो सवाल रखा हूं, एक्चुअली एंट्रेंस एग्जाम का सवाल है। एंड दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। और वो डेफिनेशन से आपके साथ एंट्रेंस एग्जाम ने सवाल किया है। आप सोच सकते हो कि उन लोग पहले से जानकर रखते हैं कि डेफिनेट इंटीग्रल का मीनिंग में ही कई लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। बेटा, एरिया अंडर आपने कर्व बोला है, दैट इज 50% राइट आंसर, बट नॉट 100%। द रीजन बीइंग, एरिया हमेशा पॉजिटिव होता है, बट डेफिनेट इंटीग्रल आंसर हमेशा नेगेटिव भी देता है और पॉजिटिव भी देता है। तो अगर मैं एरिया अंडर कर्व से रिलेट करूंगा तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। Now, in order to make definite integral as a area under curve, we have to take modulus sign, क्योंकि मॉडुलस एक ऐसा मशीन है जो हर चीज को पॉजिटिव बना देता है। तो इफ आई विल से, लिसन वेरी केयरफुली गाइस, इफ आई विल से कि सर ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है एरिया।
एरिया बाउंडेड बाय द फंक्शन, लेकिन वो एरिया अलजेब्रिक एरिया होना चाहिए। Yes, sir. तो सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि अलजेब्रिक सम बस सी में ही दिख रहा है। द मोमेंट आई यूज मॉडुलस साइन हियर, मैं जिस टाइम पे फंक्शन को पॉजिटिव बना करके उसका एरिया निकालूंगा बेटा, बी श्योर कि अब ये पूरा का पूरा एरिया फाइंड कर रहा है। अलजेब्रिक एरिया अब नहीं रहा, अब ये एब्सोल्यूट एरिया फाइंड कर रहा है। क्या मेरी भावनाओं को समझ पाए आप? लेकिन आप जानते हो सॉल्व करना, सब जानते हो। लेट्स, मैं आपको चाहता हूं कि मैं जरा थॉट प्रोसेस में आपको लेके चलूं कि जिसने कैलकुलस इन्वेंट किया था क्या सोचा था। मैं बहुत सारे बच्चों को बता चुका हूं। अब मेरे पॉइंट को अगर आप समझ पाओगे, मैथ्स को बहुत अच्छे से समझते हो, तो भावनाओं को समझिएगा आप। कहानी शुरू कहां से हुई थी और मैथ्स में इसको लोगों ने कैसा चेंज करके और पढ़ा दिया आप लोगों को। ध्यान से सुनिएगा। ये आपके सामने बेटा कुछ दिख रहा है, दिख रहा है आपके सामने फोटो, Yes, sir. वो चीज दिख रहा है। अगर मुझे पूछा जाए कि सर ये पूरा का पूरा कैलकुलस है, आई अग्री बेटा, अगर आप ये दिमाग में सोचते हो कि सर ये पूरा का पूरा कैलकुलस का टॉपिक है, देन यू आर वेरी मच करेक्ट कि सर ये कैलकुलस के ब्रांच में आता है, ये कैलकुलस के ब्रांच में आता है, ये बात आप सही जानते हो। लेकिन कैलकुलस में दो चीजें इवॉल्व होकर आई थी, एक था इंटीग्रेशन और एक था डिफरेंशिएशन। Differentiation. ये आप जानते हो। लोगों ने लेबनीज का नाम दे दिया, लोगों ने न्यूटन का नाम दे दिया। नॉट सेइंग कि टीचर ने नाम दिया है, टीचर की कोई गलती नहीं है, जो मैथमेटिशियंस थे उन्होंने ऐसा काम किया है। कभी भी आपको कैलकुलस में टैंजेंट कोई चीज है ही नहीं। देयर इज नथिंग लाइक वर्डिंग टैंजेंट टैंजेंट टैंजेंट, है ही नहीं बेटा। वो आया कहां से डाउट, ध्यान से सुनना। अगर मैं एक पार्टिकल को आसमान में फेंक दूं, तो सपोज करो बेटा कि मैं एक पार्टिकल को, मान लो कि मैं इस पार्टिकल को आसमान में थ्रो कर दूं। ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल है, मैं इसको फेंकूंगा तो गारंटी है सर ये कुछ ना कुछ पाथ ट्रेस करेगा, लाइक दिस। Yes, sir. मेरे दिमाग में ये आया कि ठीक है सर, इस पार्टिकल का ये जो ट्रेस इसने ये वाला पाथ किया है, मैं चाहता हूं कि हर इंटरवल पे इस पॉइंट का डायरेक्शन, इस पार्टिकल का डायरेक्शन निकाल के दूं। तो मेरी बात को सुनो, मैं टैंजेंट नहीं बोल रहा हूं, मैं डायरेक्शन बोल रहा हूं। सो टैंजेंट और डायरेक्शन में फर्क है, टैंजेंट और डायरेक्शन में फर्क है। टैंजेंट वर्टिकल बोला गया, हॉरिजॉन्टल बोला गया, कई सारे टैंजेंट्स है, इसका मतलब डायरेक्शंस कई सारे हैं। तो टैंजेंट को मैथमेटिशियन ने नाम दिया, कहानी इवॉल्व होकर आई थी बेटा पार्टिकल का डायरेक्शन से। तो लोगों ने सोचा कि ठीक है, अगर ये पार्टिकल बेटा यहां पे आता है, नाउ टेल मी द डायरेक्शन ऑफ दिस पार्टिकल पी एट द इंस्टेंट। लेट्स से कि अगर ये टाइम जीरो पे, टी जीरो पे कुछ और है और ये टी समथिंग पे चला गया, लेट्स से कि टी टू पे चला गया, तो बताइए एग्जैक्टली 2 सेकंड के बाद पार्टिकल का डायरेक्शन कौन सा ट्रेस करना चाहता था। जैसे आपने क्लास 10th पास किया, कई बच्चे चाहते हैं कि मैं साइंस ना लूं, उनके पेरेंट्स दिला देते हैं साइंस। सेम सिचुएशन यहाँ पे, क्या सच में पार्टिकल ये ट्रेस करना चाहता था? और मैं बोलूं कि एग्जैक्टली 2 सेकंड के बाद पार्टिकल का डायरेक्शन क्या था, कैसे बताओगे? सर्कुलर मोशन में क्या डायरेक्शन चेंज होता है पार्टिकल का? Yes, sir. ये होता है कि नहीं होता है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, ये भी आपको एंट्रेंस एग्जाम का ही सवाल पूछ रहा हूँ कि क्या कांस्टेंट होता है? वेलोसिटी कांस्टेंट होता है, वेलोसिटी कांस्टेंट होता है। वेलोसिटी कांस्टेंट। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आंसर दिस कि वेलोसिटी कांस्टेंट होता है। बेटा आंसर है काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट होता है। रीजन बीइंग कि वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर डिपेंड्स ऑन डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। Yes, sir. इफ यू विल चेंज वन ऑफ दिस, आप डायरेक्शन चेंज कर दो, आप मैग्नीट्यूड चेंज कर दो, आपने पूरा का पूरा फॉर्मेट ही चेंज कर दिया। तो सर्कुलर मोशन में आप हर पॉइंट पे पार्टिकल का डायरेक्शन होता है। इसलिए सर्कुलर मोशन में कॉन्सेप्ट सिखाया जाता है जिसको बोला जाता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। उसको कुछ ऐसा करके सिखाया गया है कि ये लाइन कुछ यहां से ऐसा होगा, इस पार्टिकल का डायरेक्शन कुछ ऐसा होगा, इस पार्टिकल का कुछ डायरेक्शन ऐसा होगा। क्या मेरी फोटो को देखकर आप समझ पा रहे हो? आपने ऐसा कॉन्सेप्ट पढ़ा है? Yes, Yes, sir. बोलो। sir. Yes, sir. तो बेटा कैलकुलस यहां से शुरू हुआ था। ये लिमिट डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन कैलकुलस नहीं है, ये लिमिट डेरिवेटिव कैलकुलस नहीं है। जस्ट 1 मिनट बेटा। आई एम सॉरी, लेट्स कम बैक टू द पॉइंट। ये आपने पढ़ा है,
तो लोगों ने सोचा कि बेटा एक मुझे पॉइंट पे अगर पार्टिकल डायरेक्शन निकालना है तो कैसे निकलेगा, फिर सोचा कि अगर यहाँ पे निकालना है तो कैसे निकलेगा। इस तो यही बात ये होती है बेटा कि ये मैं डायरेक्शन की बात कर रहा हूं, तो धीरे धीरे कंक्लूजन ये निकाल के आया कि आप जिस पॉइंट पे डायरेक्शन की बात कर रहे थे वो डायरेक्शन सेम होगा अगर मैं उस कर्व की उस पॉइंट पे टैंजेंट का डायरेक्शन ढूंढूं। तो कहानी में टैंजेंट पे ले नहीं आया था, कहानी में आया था पॉइंट का डायरेक्शन, पार्टिकल का डायरेक्शन। इन मैथ्स वी कंसीडर पार्टिकल एज अ पॉइंट सोर्स। तो यहां पे बेटू ये हो जाएगा कुछ ऐसा। तो इस पॉइंट पे लेट से क्यू पे पार्टिकल का डायरेक्शन निकालना, दैट मींस क्यू पे पार्टिकल का टैंजेंट निकालना, ये सेम चीज होता है। लोग क्यों बोलते हैं मैथ्स में कि कर्व पे जो पॉइंट लाई करता है वो सेटिस्फाई करता है? क्या है आपके पास कुछ प्रूफ है कि सर अगर ये पॉइंट पे, अगर आप ये कर्व पे इस पॉइंट को लाई करा रहे तो उसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा? बेटा सेटिस्फाई नहीं करता है वो। अगर किसी कर्व पे वो पॉइंट लाई कर रहा है मतलब वो पार्टिकल का डायरेक्शन का पाथ था, वो पार्टिकल का डायरेक्शन का पाथ था, तो सेटिस्फाई नहीं करेगा तो क्या करेगा वो? उसका ही पाथ है, आप बोल रहे हो उसका नहीं है, या करेगा वो। जैसे मैं आपके घर में जाऊं और आपको बोलूं कि बेटा ये तुम्हारा घर है, तो आप बोलोगे सर ये कौन सी बड़ी बात बता रहे हो, तो है। सेम यहां पे हुआ बेटा कि कर्व पे पार्टिकल, ये जो आप देख रहे हो रास्ता, ये देख रहे हो, ये तो पार्टिकल का पाथ है। और मैं बोल रहा हूं कि अगर ये पार्टिकल इस पे लाई करता है, ये पॉइंट इस पे लाई करता है, तो इसके इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा? ये नॉनसेंस हो गई ना। उसका ही पाथ है और आप बोल रहे हो उसको सेटिस्फाई करेगा। भाई साहब पाथ बनाया क्योंकि सेटिस्फाई कर रहा था वो। ये कहानी होती है। अब दूर दूर तक लोगों ने ऐसा नहीं सोचा। सबसे पहला इसको सोचने वाले थे आर्किमिडीज। आर्किमिडीज ने सोचा, फिर उसके बाद आपके आए फर्मैट, उसके बाद आए थे न्यूटन के जो टीचर थे उनका नाम था आइजैक बोरो, फिर इसमें आए न्यूटन। कई सारे मैथमेटिशियन ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया इसमें। और उसके बाद आए लेबनीज। आप दोनों का थ्योरम पढ़ोगे, लेबनीज थ्योरम भी आप डेफिनेट इंटीग्रल में पढ़ोगे। इनफैक्ट बोला जाए तो आप जो सिंबल यूज करते हो बेटा d/dx, और आप यूज करते हो इंटीग्रेशन के लिए ये वाला एस वाला साइन, ये लेबनीज का साइन है। तो आप जो इंटीग्रेशन पढ़ते हो ये लेबनीज का है, ये और किसी का नहीं है, ये न्यूटन का नहीं है। न्यूटन ने इनफैक्ट दिया है कैलकुलस, आई अग्री, लेकिन इससे पहले सोचने का जो थॉट प्रोसेस था बहुत पहले से शुरू हो गया था। अब सबसे पहले इसको रियलाइज तो किया, मैं डायरेक्शन की बात करूंगा अभी भी, तो डायरेक्शन के रिस्पेक्ट में आइजैक बोरो ने रियलाइज किया कि इफ यू वांट टू चेक द डायरेक्शन ऑफ एनी पार्टिकल फॉलोइंग एनी पाथ, तो कैसे निकाला जाएगा। लेकिन इसको लाइटली ले लिया। जैसे घर में आपको कोई बोलता है तो आप कैसे छोड़ दो, हाँ ठीक है उसको बोलने दो। कभी कभी सीरियस ले लेते हो आप। अब इस चीज को सीरियस कौन लिया? न्यूटन ने। नाउ सी द हिस्टोरिकल मोमेंट कि जो न्यूटन है वो डायरेक्शन निकालने की बात कर रहा है। आप थोड़ी देर फिजिक्स में जाओगे, थोड़ा आपको इंटरेस्टिंग कहानी बता रहा हूं, डोंट फील बोर की कुछ अलग बता रहा हूं। देखो ध्यान से, अगर मैं बोलूं कि पार्टिकल का यहां से यहां तक डिस्प्ले, ये आपका डिस्टेंस है, मैं बोलूं बेटा ये t0 से लेकर के, और ये मान लो कुछ t4 है, ये पार्टिकल का पाथ है, ये पार्टिकल का पाथ है। और मैं बोलूंगा वेलोसिटी बताओ। अब बता वेलोसिटी क्या होगा? दूर दूर तक कनेक्शन नहीं आ रहा है सर कि आप इस पाथ को देखकर क्या वेलोसिटी बता दोगे। बाद में समझ में आया कनेक्शन कि सर क्या ही कनेक्शन है इसमें कि आपको वेलोसिटी पूछा गया ना, तो आप इस कर्व के अंदर का एरिया फाइंड कर लो, वेलोसिटी निकल जाएगा। इसलिए हम लोग डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के एरिया निकालते हैं, उसके बाद हमारा वेलोसिटी आता है, क्योंकि देयर इज अ कनेक्शन बिटवीन डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशन। बात समझ में आया बेटा? अब सुनो, और मिसकंसेप्शन सुनो, आपको चीज बता रहा हूं। v इज इक्वल टू ds/dt, सही है गलत है? गलत है। v इज इक्वल टू ds वेक्टर बाई dt, सही है गलत है? सही है गलत है? दोनों में कौन सा सही है? v इज इक्वल टू dr वेक्टर बाई dt, या v इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ds/dt, या मैं बोलूं v इज इक्वल टू d ऑफ मॉडुलस ऑफ r वेक्टर बाई dt। ये सब में फर्क है बेटा, एंड दिस इज द अप्रोच ऑफ एडवांस एग्जाम। डोंट नो द बेसिक ना, ये सब आप ऊपर पढ़े और गए हो। यू हैव नॉट डेवलप्ड योर माइंड इन सच अ वे कि आप किसी
बढ़िया चीज को सोच पाओ। इनफैक्ट बोला जाए तो 11 12th में साइंस के बच्चे इसलिए साइंस पढ़ते हैं ताकि अपने दिमाग को लोग ओपन कर पाए, सोचने का शक्ति डेवलप करते हैं। और आप ऐसी ऐसी छोटी चीजों पे ध्यान नहीं दियो, दैट मीन्स बेटा आपका प्रिपरेशन ओके टाइप भी नहीं है। लेट मी कम बैक टू द पॉइंट। इसमें से आप देख लेना कौन सा सही है। मैं ज्यादा फिजिक्स में जाऊंगा तो मेरे ऊपर गुस्सा कर लोगे आप। अब आपको समझ में आएगा बेटा कि हर पॉइंट पे, इस पॉइंट पे पार्टिकल का डायरेक्शन, इस पॉइंट का पार्टिकल का डायरेक्शन, जितने भी पॉइंट्स आप कर्व पे देख रहे हो, बाद में पता चला कि सर ये पूरे पाथ को आप ट्रेस कर लो और ये पार्टिकल अपने नीचे जितना एरिया कवर किया है वो उसका वेलोसिटी निकाल के देता है, वो उसका वेलोसिटी निकाल के देता है। अब बात ये कि सर एरिया कैसे निकाला जाएगा? इवॉल्व, आप देखो इवोल्यूशन देखो कैसे कैसे होता रहेगा। लोगों ने बोला कि ठीक है आप टेंजेंट कैसे निकालोगे, तो वहां से डेरिवेटिव निकाल दिए। तो लेबनीज काम कर रहे थे एरिया निकालने पे और न्यूटन काम कर रहे थे टेंजेंट निकालने पे, पार्टिकल के डायरेक्शन को निकालने पे। इसलिए आपके ऊपर के फोटो में दिखा कि डिफरेंशियल और इंटीग्रल दोनों साथ साथ लिखे हैं। द पर्सन हु टुक दिस प्रॉब्लम सीरियसली, वो भाई साहब थे न्यूटन। तो न्यूटन कुछ इस एरिया में काम कर रहे थे, इस एरिया में, और लेबनीज कुछ काम कर रहा था यहां पे। और कोइंसिडेंट देखो कि दोनों का टाइम एक था, दोनों का सेम टाइम पे दोनों काम कर रहे थे, प्लेस अलग है, नो कॉन्टेक्ट बिटवीन दिस टू पर्सन, कि वो अलग काम कर रहा है, ये अलग काम कर रहा है। बाद में पता चला कि यार कनेक्शन तो दोनों का सेम था। कैन यू बिलीव द कोइंसिडेंट? सर क्या जबरदस्त कोइंसिडेंट है, हिस्टोरिकल मोमेंट एकदम। सर एक बंदा कोई काम कर रहा है उल्टा प्रोसीजर से, ये काम कर रहा है कोई सीधा प्रोसीजर से, बाद में पता चला सर दोनों आपस में कनेक्टेड थे। अब यहाँ पे हो गया कैलकुलस का वॉर। इसने बोला मैं दिया कैलकुलस, इसने बोला मैं दिया कैलकुलस। तो इसके ऊपर एक बुक भी बहुत बढ़िया था, वॉर ऑफ कैलकुलस, आप पढ़ोगे तो मजा आएगा। तो इनफैक्ट बोला जाए तो क्रेडिट दोनों को हाफ हाफ दिया गया। वैसे ही करते हैं ना यार, कोई दोनों ही काम किया है। जब प्रूफ नहीं मिला, बाद में पता चला कि हाँ सच में लोग दोनों इंडिपेंडेंटली काम कर रहे थे एक दूसरे पे, कोई जान पहचान नहीं, कोई कॉन्टेक्ट नहीं, कोई किसी ने किसी का कॉन्सेप्ट नहीं चुराया। और ये प्रूफ इसलिए हुआ क्योंकि जो न्यूटन ने यूज किया था कॉन्सेप्ट को, वो कुछ ऐसा डेरिवेटिव इसने ऐसा यूज किया था, इसको आप कहीं पे भी नहीं देख रहोगे। इन्होंने ये डबल डेरिवेटिव के लिए डबल डॉट ले लिया, ट्रिपल डेरिवेटिव के लिए इन्होंने कुछ ऐसा ले लिया, तो लग रहा है ना सर इमोजी बनाए जा रहे हो। अब बाद में पता चला कि ये सारी चीजें इवॉल्व के आती गई, तो वाई डैश लिखा गया, वाई डबल डैश लिखा गया, वाई ट्रिपल डैश लिखा गया डेरिवेटिव को। तो ये बेसिकली लिबनीज ने ये सब काम किया और ये बेसिकली न्यूटन ने काम किया। तो थॉट प्रोसेस क्या था हमारा, क्या था कि एक पॉइंट पे पार्टिकल का डायरेक्शन निकालना, जिसको मैथ्स में हम लोग टैंजेंट बोलते हैं। तो आप जो टैंजेंट निकालते हो एक पार्टिकल का डायरेक्शन निकालते हो। तो इन फिजिक्स इफ यू डील विद सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम कि आपको डायरेक्शन पूछा जा रहा है, जस्ट ट्राई टू सॉल्व दैट क्वेश्चन बाय यूजिंग कैलकुलस, जल्दी हो जाएगा आपसे। फिर बात आती है सर एरिया कैसे निकाला जाए। अब कहानी को थोड़ा सा और सोचो, सर एरिया निकाला जाए, एरिया क्यों निकाला जाए सर? हमारे पास अलजेब्रा है, हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री, हमारे पास कोऑर्डिनेट है, हम कैलकुलस क्यों पीछे पड़े हैं? क्या हम एरिया नहीं निकाल पाएंगे? नहीं निकाल पाएंगे एरिया। रीजन इज कि आप जो चीज पढ़ते हो, एरिया मतलब क्या है? एरिया मतलब क्या है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। याद रखना, दुनिया का हर ज्योमेट्रिकल फिगर का एरिया लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है। दुनिया का हर ज्योमेट्रिकल फिगर का एरिया लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है। आप कोई भी फोटो लेकर आओ, मैं एरिया लेंथ इंटू ब्रेड्थ से निकालूंगा। हाँ यो हो सकता है कि आप लेंथ कुछ रखो, ब्रेड्थ कुछ रखो, तो एरिया निकल जाएगा अलग अलग। जैसे आप स्क्वायर में देखते हो, तो स्क्वायर में क्या होता है बेटा, दोनों लेंथ और ब्रेड्थ बराबर होते हैं, तो एल स्क्वायर लिख देते हो या बी स्क्वायर लिख देते हो या साइड स्क्वायर लिख देते हो। लेकिन एरिया का फॉर्मूला तो वही है ना, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। वॉल्यूम का वही फॉर्मूला, एरिया इंटू हाइट। ये किसी भी ज्योमेट्रिकल शेप के लिए चेंज नहीं होते हैं। अब क्योंकि वो जितने भी आप शेप देखते हो वो सबके सब रेगुलर शेप है, एक जैसा शेप है, इरेगुलरिटीज नहीं आती है। अब इसमें आप कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? सेम ये फोटो को देख लो ना आप, इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? कोई नहीं सर, ना ही रेक्टेंगल दिख रहा है, ना ही मुझे स्क्वायर दिख रहा है, ना ही कुछ तो नहीं दिख रहा है सर, सर्कल भी नहीं दिख रहा है। मैं किसका फॉर्मूला यूज करूं? मैं किसका फॉर्मूला यूज करूं? बाद में आपको पता चलेगा कि सर्कल को एरिया फाइंड करने के लिए कैसे निकाला गया, सर्कल का एरिया फाइंड करने के लिए कैसे निकाला गया, और एरिया कैसे पाई आर स्क्वायर आ गया। आर्किमिडीज ने दिया था इसको। आर्किमिडीज ने
आर्किमिडीज वाज द फर्स्ट पर्सन जिसने एरिया ऑफ सर्कल कैलकुलेट किया। तो कैसे कैलकुलेट किया था? बाय यूजिंग द मेथड ऑफ एग्जॉशन। आपने सुना रहेगा, अगर कहीं पे सुना रहेगा तो बेसिकली हम लोग क्या करते हैं बेटा, और यहां से समझ में आ जा कि कैलकुलस हमारे मैथ्स में काम कैसे करता है। यू हैव टू थिंक ऑन बेसिस, सर कैलकुलस काम क्यों करता है? बिकॉज द वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर इज व्हेन यू जूम इन द कर्व इट बिकम स्ट्रेट, क्योंकि ये स्ट्रेट बन जाता है। इवन यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन कि जो ये फटा है ना फोटो, यहां पर आप देखो ध्यान से, ये जो फोटो ऐसा सीधा दिख रहा है, ऐसा फटा फटा दिख रहा है बेटा, देख रहे हो ना, ऐसा ये एक स्ट्रेट लाइन ही दिखा रहा है। तो कैलकुलस में हम कर्व को जब एक बहुत इनफाइनाइट लेवल पे जूम कर देते हैं तो मुझे एक स्ट्रेट लाइन बन जाता है, और वो स्ट्रेट लाइन एक रेगुलर शेप है, और उसका एरिया निकाल तो हम सकते हैं। बट द ओनली प्रॉब्लम इज कि हम नहीं जानते सर जूम कब तक करें, जूम तो इनफाइनाइट तक करेंगे। तो लिमिट का कॉन्सेप्ट भी वहीं से आता है कि आप नहीं जानते हो लेकिन टेंड करा दो वैल्यू को, डेस्टिनेशन दे दो कि देखो भाई साहब आप यहां पे जा रहे हो। वापस कहानी में आते हैं कि हमारे पास एक प्रॉब्लम निकल के आया कि सर इसका एरिया कैसे फाइंड किया जाए। तो लेट मी कंसीडर द सर्कल, जहां से डेफिनेट इंटीग्रल की कहानी आई और लोगों ने सोचना शुरू किया था। क्यों आप हैंग हो जाते हो सर? आप सोच सकते हो कि मैं इतना चीज बढ़िया पढ़ाऊं और सिस्टम लैग हो जाए। चलिए आगे चलते हैं बेटा। मान लो कि मैंने एक सर्कल बनाया, अब मैं आपको धीरे धीरे लेके जा रहा हूं एरिया के कहानी में। उन्होंने क्या किया, आर्किमिडीज ने क्या किया, इस सर्कल को बहुत ही छोटे छोटे रेक्टेंगुलर में बांट दिया, बहुत ही छोटे छोटे रेक्टेंगल में बांट दिया, बहुत ज्यादा, बहुत ही ज्यादा। तो अगर आप इसको बहुत छोटे छोटे रेक्टेंगल में बांटोगे तो मैं मान के चलता हूं बेटा कुछ आपने ऐसा बांट दिया है। थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं बेटा, भावनाओं को समझना है आपको। और मैं जानबूझ करके थोड़ा दूर दूर बना रहा हूं, मैं जानबूझ करके थोड़ा दूर दूर बना रहा हूं ताकि आपको फोन पे देखने में आसानी हो। आप लैपटॉप की स्क्रीन पे सभी तो नहीं बैठे रहोगे ना, इसलिए मैं ज्यादा दूर दूर तक बना रहा हूं। लेकिन इनके बीच में जो गैप है बेटा बहुत ज्यादा छोटा है, इतना इतना ज्यादा छोटा है इवन यू कैन नॉट इमेजिन कि सर कितना ज्यादा छोटा है। अब मैं कोई भी एक पर्टिकुलर रेक्टेंगल ले लिया, सपोज करो मैं बीच वाला ही लेता हूं ऐसा। आप बीच वाला में रेक्टेंगल बनाओगे तो आपको कुछ फोटो मिलेगा ऐसा, आपको कुछ फोटो मिलेगा ऐसा। आप देखोगे हाँ सर आपका एक पॉइंट तो सही हो गया कि सच में स्ट्रेट जैसा काम कर रहा है, ये सच में स्ट्रेट जैसा काम कर रहा है। चाहे आप सेकंड पे आ जाइए बेटा, फिर थर्ड पे आ जाइए, ऐसे ही करते करते आप सारे को बांट दीजिए, आप सारे को बांट दीजिए। बाद में आपको क्या पता चलेगा? You'll need to unlock your iPhone first. चलिए सर यहां पे आ जाइए, आपको कुछ थोड़ा 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 एरर देखने को मिल जाएगा कि सर आप एग्जैक्ट एरिया कहां निकाल रहे हो, इसमें थोड़ा सा एरर है। अगर आप पूरे सर्कल का एरिया निकालना चाहते हो आप एक रेक्टेंगल का एरिया निकाल लीजिए, और बाद में आपको मालूम पड़ेगा सर इतना एरिया तो छोड़ दिया आपने, तो ये आपका एरर दिखा रहा है। ये जो एरिया आप देख रहे हो बेटा ये सारा का सारा एरर है, ये पूरा का पूरा एरर है। इसको कैसे निकालोगे आप? प्रॉब्लम देख रहे हो आप? मैथ्स के उस पॉइंट को समझो, उस कॉन्सेप्ट को समझो जहां पे पूरे के पूरे प्रॉब्लम को ओरिजिनेट करके सॉल्व किया गया था। तो ये बेटा है, कोई भी रेक्टेंगल उठाओ ना, कोई भी रेक्टेंगल उठाओ, इनफैक्ट आप इसको ले लो, आप इस साइड का एरिया छोड़ दिया। अब बात वही आती है कि सर अब इसको कैसे निकाला जाए। नाउ सी द पेशेंस ऑफ आर्किमिडीज, उसने इसको रेक्टेंगल कंसीडर कर लिया, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाला, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाला, और बाद में ऐड कर दिया, ओवरऑल एरिया ऑफ सर्कल आ गया। दिस इज अ लॉन्ग प्रोसीजर बट ओवरऑल मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया। पेशेंस देखो भाई साहब की। अगेन प्रॉब्लम ये था कि अगर आप एरिया निकालना चाहते हो, एरिया निकालना चाहते हो तो आप कोई भी कर्व को बहुत ही छोटे 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 पार्ट में बांट दो। इसलिए मैंने आपको इंटीग्रेशन में भी पढ़ाया था कि बेटा एनीथिंग इन द वर्ल्ड इज अ सम टोटल ऑफ लिटिल लिटिल पार्ट ऑफ इटसेल्फ, क्योंकि रिलेटेड यहां से था। और मैं उस दिन इसलिए चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा था कि बेटा मैं एक दिन जाऊंगा और इसी चीज को उठाऊंगा। तो एनीथिंग इन द वर्ल्ड इज अ सम टोटल ऑफ लिटिल लिटिल पार्ट ऑफ इटसेल्फ। सो इन दिस मोमेंट
rectangle is the sum total of small rectangle is the sum total of rectangle itself, which is area of circle, जिसमें हम जो एरर था उसको मिनिमाइज कर रहे थे. नाउ द प्रॉब्लम इज कि क्या सर एरर को मिनिमाइज किया जा सकता है? प्रॉब्लम इज कि क्या मैं इसको मिनिमाइज कर सकता हूं? हाँ सर, कर सकते हो. आप विड्थ को और कम कर दीजिए. अगर यही लाइन को बेटा मैं ये लाइन को शायद मैं अगर ऐसा सोचा रहता, ध्यान से समझो, अगर मैं कुछ इतना छोटा सोचा रहता तो आपको समझ में आता कि हाँ सर ये एक्यूरेट, आपको ये थोड़ा सा एक्यूरेट आपको लो. हाँ, इसमें थोड़ा सा एक्यूरेसी ज्यादा है आपका, इसमें आपका थोड़ा सा एक्यूरेसी ज्यादा है. और आप देख भी सकते हो कि हाँ सर ये कहीं ना कहीं ट्रायंगल रेक्टेंगल की फीलिंग देके जा रहा है. तो फिर वहां से सोचे कि हाँ ठीक है, मैं अगर मुझे एरिया मिनिमाइज करना है तो मुझे स्ट्रिप को और पतला करना पड़ेगा, और पतला करना पड़ेगा, और पतला करना पड़ेगा. नाउ द प्रॉब्लम इज कितना पतला है, आप कितना पतला करोगे? और एक थॉट प्रोसेस देखो, अगर पूरे कहानी में आपको इतना समझ में आ गया तो बेटा बहुत बिल्कुल सही सोच रहे हो आप कि सर आप रेक्टेंगल को नीचे क्यों बना रहे हो, ऊपर बनाओ ना. आप रेक्टेंगल को नीचे क्यों बना रहे हो, आप ऊपर बना दो. ऊपर बनाने का सेंस समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं बेटा? मैं बोल रहा हूं कि ये जो आप लाइन ये जो यहां तक लिया था ना, आप ये ले लो ना सर. तो जो एरिया कम मिल रहा था अब वो एरिया ज्यादा मिलने लग जाएगा. अब वो एरिया ज्यादा मिल रहा है और हर पॉइंट पे आपको ज्यादा मिलेगा. तो सर तरीका तो दो है, तरीका तो दो है एरिया निकालने का. या तो आप अंदर निकाल लो रीजन के, या तो आप रीजन में कुछ ऐड करके निकाल लो. अगर यहां से भी नहीं समझा बेटा तो कहानी में आइए, वापस इन फोटो को देखिए कि क्या सोचा था उन लोगों ने. कैलकुलस एक्चुअली, पूरे मैथ्स एक्चुअली फिजिक्स वाले ने दिया है और वही लोग गाली भी देते हैं मैथ्स को. चलिए यहाँ पे देखिए, गाली देने का सिंपल सी बात है कि मैथमेटिशियन ने पूरा का पूरा नॉनसेंस बात कर दिया और इसलिए शायद आपको मैथ्स टफ लगता है, बिकॉज यू कैन नॉट रिलेट ना. यहाँ पे आइए, जस्ट सी द थर्ड फोटो एंड फोर्थ फोटो. थर्ड में आपको किया गया बेटा कि अंदर का कुछ एरिया आपको दिखेगा कि हाँ सर ये एरिया ब्लैंक है. अब ये सब एरिया आपका एरर देके जाएगा, मतलब इतना एरिया आप कम निकाल रहे हो. और आप अगर फोर्थ फोटो में कंसीडर करोगे तो एरिया आप ज्यादा निकाल रहे हो. अब इस एरर को मिनिमाइज करना हमारा काम है. फिजिक्स में फर्स्ट चैप्टर में आपको फिजिक्स से पहले एरर सिखाया गया था, याद करो. तो एरर को मिनिमाइज करना हमारा काम है. तो डोंट यू थिंक गाइस कि यहां से लिमिट का कॉन्सेप्ट आ जाएगा? बोलो जरा एक बार, फील आई कि सर लिमिट का कॉन्सेप्ट अब आएगा यहाँ पे? सही है सर, पक्का समझ गया ना? अब लिमिट का कॉन्सेप्ट आएगा कि सर आई विल से एज विड्थ, विड्थ को मैं मिनिमाइज करूंगा. कितना मिनिमाइज करूंगा सर? जितना कर सको. जितना कर सको मतलब लिमिट का सिंबल दे दो सर, एज टेंडिंग टू 0, कि 0 के जस्ट बाद में है. और यहां से पूरा का पूरा डेफिनेट इंटीग्रल दिया गया. इनिशियली कोई कनेक्शन नहीं था अगेन कि डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन में कहीं ना कहीं रिलेशन है, कहीं नहीं था. बाद में पता चला गया सर ये तो बहुत तगड़ा कनेक्शन रखते हैं एक साथ, और इसलिए डेरिवेटिव को पहले रख दिया गया. इनफैक्ट अगर मेरे जी साथ में रहेगा तो इंटीग्रेशन डेरिवेटिव के बाद एओडी ना पढ़ाएगा, पहले आपको इंटीग्रेशन पढ़ाएगा, क्योंकि दोनों ही कनेक्टेड है. चलिए अब थोड़ा इसमें आते हैं. कहा गया आपके सवाल में पहला वाला गलत क्यों है सर? एरिया बाउंडेड बाय द फंक्शन एफ ऑफ एक्स, एरिया फंक्शन से बाउंड कर रहा है अबव एक्स एक्सिस फ्रॉम ऑर्डिनेट एक्स इक्वल टू ए, एक्स इक्वल टू बी. हाउ मेनी ऑफ यू गाइस नो कि ऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय एक्स इक्वल टू ए एंड एक्स इक्वल टू बी? क्या सभी लोग को मालूम है? जस्ट से यस और नो. बेटा कहाँ गया एनर्जी, कहाँ गया? यस सर. है मालूम ना? ऑर्डिनेट का मतलब होता है बेटा एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट. एंड एक्स एक्सिस का आपको कोई भी लाइन ड्रॉ करना है तो आप लिखोगे एक्स इक्वल टू ए का मतलब होता है लाइन पासिंग थ्रू ए पैरेलल टू वाई एक्सिस. लाइन पासिंग थ्रू ए पैरेलल टू वाई एक्सिस. Similarly, the meaning of x equal to b will be line passing through b but parallel to y axis. अब देखिए ध्यान से, a definite integral is denoted by कुछ सिंबल है, इंटीग्रेशन f of x a to b. a to b is again आपको लिमिट बता रहा है कि आप a से लेकर के b तक का इस फंक्शन का अलजेब्रिक एरिया निकाल रहे हो. अलजेब्रिक एरिया निकाल रहे हो, नॉट एरिया, आप अलजेब्रिक एरिया निकाल रहे हो which represents the algebraic area bounded by the curve. कहां से बेटा? वापस सुनिए ध्यान से कि ये जो आप इंटीग्रल लिख रहे हो
ए बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो अब ये पूरे कहानी को समझो, आप ग्राफ किसका बनाओगे? फंक्शन का। आप ग्राफ किसका बनाओगे? फंक्शन का। एरिया बाउंड करेगा, एरिया बाउंड करेगा। तो सर ए और बी कौन से लाइन है? जो वाई एक्सिस के, जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, जो वाई एक्सिस के पैरेलल है। तो वो आंसर देगा बेटा आपको, ये dx आंसर देगा। सो dx मींस आप एक्स एक्सिस के रीजन में क्लोज्ड एरिया ले रहे हो। सो फोटो क्या हो जाएगा बेटू इसका? सपोज कर लो कि मैं कोई भी एक फंक्शन ले रहा हूं, लेट्स से दिस इज y इक्वल टू f ऑफ x एंड द फोटो ऑफ दिस फंक्शन इज लाइक दिस। कुछ ऐसा है, कुछ ऐसा है मान लो। एंड लेट्स से कि बेटा आपका एरिया जो है, ए जो है यहां से लेकर के और बी जो है आप यहां तक ले रहे हो। और बात जब एरिया की ही आती है, बात जब एरिया की ही आती है, तो मैं सर सेम फोटो का एरिया कुछ ऐसा भी निकाल रहा था। बहुत ही ध्यान से समझो बेटू, मैं कुछ ऐसा भी निकाल लेता और मुझे एरिया मिलता। ना द क्वेश्चन इज कि सर हमको कैसे मालूम पड़ेगा कि आप कौन सा एरिया पूछ रहे हो? आप ये एरिया पूछ रहे हो कि ये एरिया पूछ रहे हो? बेटा मैंने आपको बोला आप इससे जाकर के पूछ लो। तो यहां से एक फंडा क्लियर कर लो, एक फंडा क्लियर कर लो। ये जो लिमिट होता है बेटा, वो ये इस फंक्शन का होता है, dx का होता है। ये जो लिमिट आप देख रहे हो किसका होता है? इसका होता है, dx का लिमिट है। मतलब आप dx मतलब x एक्सिस को छोटे छोटे पार्ट में काट रहे हो। कहां से कहां तक सर? उसको डिवाइड करना है आपको, a से लेकर के b तक में। सो फॉर दिस क्वेश्चन वी आर इंटरेस्टेड इन द एरिया बाउंडेड बाय दिस रीजन ओनली। मैं सिर्फ इस रीजन में ही इंटरेस्टेड हूं, ऊपर वाला रीजन हमारे लिए बेकार है। हाँ, अगर यही कहानी को मैं ऐसा लिख देता, a टू b f ऑफ x dy, अगर मैं इसको ऐसा लिख देता तो बेटा ये इसको कनेक्ट कर देता। बिकॉज नाउ दिस मोमेंट यू आर इंटरेस्टेड इन द एरिया ऑफ dy, मतलब आप y एक्सिस को स्मॉल 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 पार्ट में काट दिया। और कहां से कहां तक कट गया बेटा? a से लेकर के b तक। सो a से लेकर के b तक। आई होप आई एम क्लियर टू ऑल ऑफ यू गाइस। ये बता हम यस सर। Yes, sir. सबका एनर्जी ड्रेन हो गया आप लोगों का? नो नो सर। सर। एनर्जी बनी है ना आपको? यस हाँ सर। जी। तो इवोल्यूशन बेटा यहां से कैलकुलस की हुआ था। सच पूछो तो बहुत ही जबरदस्त है, और मैथ्स में मेरा फेवरेट कॉन्सेप्ट है कैलकुलस, और कोऑर्डिनेट उसके बाद आता है। सो लेट मी टिक द आंसर। ये भी है, ये भी है, और चलिए फोर्थ आंसर भी सही होता है। फोर्थ आंसर भी इस क्वेश्चन में सही है। रीजन इज फंक्शन पॉजिटिव दिया है। कितना प्यारा क्वेश्चन है ना, कि यहाँ पे अलजेब्रिक सम यूज किया और यहाँ पे दे दिया फंक्शन पॉजिटिव है। तो एक चीज जो पॉजिटिव है, तो बेटा आप उसका मॉडुलस निकालो या नया निकालो, क्या फर्क पड़ता है? मॉड ऑफ 4 इज 4 एंड 4 इज 4। यस तो जब सर। फंक्शन ही पॉजिटिव है तो आप अलजेब्रिक सम लिखो या ना लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब यहां से आपको समझ में आएगा कि सर मुझे एग्जाम में छोटी छोटी बातों को ध्यान देना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके सामने जो क्वेश्चन लिखा हूं खुद एंट्रेंस एग्जाम का सामने। तो सिर्फ अगर अलजेब्रिक पे टिक करोगे आंसर सी, और आप ध्यान से पढ़ोगे तो ये आंसर आपको डी भी देके जाएगा। तो जिन्होंने सी बोला था और डी बोला था, कैसे भी बोला था बेटा, आपका गेसिंग बहुत सही है, कॉन्सेप्ट समझ के बोले थे, तो अप्रिशिएट योरसेल्फ, बहुत अच्छा काम किया अपना। लेट्स कम बैक टू द डेफिनिट इंटीग्रल एज अ लिमिट ऑफ अ सम। नाउ आई हैव इंट्रोड्यूस्ड ऑल द कॉन्सेप्ट। तो जैसे जो ऊपर वाला क्वेश्चन था ना सर, फर्स्ट वाला जो आपने अभी दिया था, तो उसमें से आपने कहा सी और डी दोनों करेक्ट ऑप्शंस हैं। पहले आपने सी कहा, फिर कहा डी भी करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। मैं अभी तो ध्यान दिया अगर बेटा, एक- फंक्शन जीरो है। यस सर। तो जैसे ना अगर इन दोनों में से कोई एक भी ऑप्शन करेंगे तब भी करेक्ट होगा? नहीं, डिपेंड करता है बेटा कि आपको एमसीक्यू दिया है कि मल्टी करेक्ट आंसर है। अगर Okay. एमसीक्यू रहेगा तो सही होगा, और अगर नहीं होगा, मोर देन वन आंसर रहेगा तो गलत हो जाएगा आपका। ओके सर। समझ गए? हाँ जी। तो मैं भी उस टाइम पे ध्यान नहीं दिया था, और मैंने ये नहीं बोला था कि ए बी डी गलत है। अब मैं बोल रहा हूँ कि ए बी गलत है। उस टाइम पे अभी तक मैंने कंक्लूजन नहीं दिया है कि सी मैंने बोला था सही है, बाकी मैं किसी को गलत नहीं बोला था। मैं फिर समझाने लगा था, फिर मैं एक एक करके बताता आपको कि क्यों गलत है। अभी आप खुद ही समझ गए कि क्यों गलत है, क्योंकि ये सब अलजेब्रिक सम नहीं ले रहे हैं,
और सिर्फ एरिया बता रहा है तो एरिया ऊपर भी हो सकता है, एरिया नीचे भी हो सकता है। ये भी एरिया ऊपर भी हो सकता है, एरिया नीचे भी हो सकता है, तो उसमें प्लस और माइनस गेम कर देगा। अलजेब्रिक सम लेता हूं, दैट मींस मैं साइन को लेकर के बात कर रहा हूं, और मैं सिर्फ पॉजिटिव ले रहा हूं तो सर साइन लो या ना लो कोई फर्क नहीं पड़ता, एरिया तो एरिया ही रहेगा। समझ गए? यस सर। यस। अब आते हैं जरा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0, मैंने इसको समझा दिया। एक बात ध्यान देना बेटा, थोड़ा सा और समझते हैं। आपने स्टेप फंक्शन का नाम सुना है? बोलिए। स्टेप No, फंक्शन sir. ग्रेटेस्ट No, इंटीजर sir. फंक्शन बोला जाता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बोला जाता है। यस सर सुना है। ऐसा ग्राफ टूटा हुआ आता है सीढ़ी के जैसा, फोटो बना के दिखा दूं तो शायद आप समझ पाओगे। फोटो बनाना है तो लो बेटा बना दे। लो, सुने हो ऐसा कुछ, देखे हो? यस यस सर। ये स्टेप फंक्शन होता है। क्या आप सोच पाओगे कि सर ये फंक्शन किस चीज को ज्यादा रिप्रेजेंट करता है? ग्रेटेस्ट इन हाँ, एक चीज और बता रहा हूँ बेटा कि आप लोग का एग्जाम अप्रैल में होगा, जैन जेई का। सुनाओ। सिर्फ फेब में नहीं है। नहीं। ओके सर। ठीक है You सर। would be happy now, utilize this time in a good way. यस अब आपको इस सर। time Yes, को sir. बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना है, नॉट ओनली की। हाँ, अभी भी बोल रहा हूँ बेटा, आई एम 80% श्योर, नॉट ओनली मी, जितने भी मेरे सीनियर फैकल्टी हैं सबने यही बोला कि चांसेस इज कि अभी तक फॉर्म ही नहीं आया है। 1 तारीख से सीबीएसई ने सर्कुलर जारी कर दिया कि उनका प्रैक्टिकल का एग्जाम है, 1 से लेकर के 2 फैब तक आपका प्रैक्टिकल चलेगा। एंड हिस्ट्री गवाह है कि कभी भी सीबीएसई का प्रैक्टिकल और जेई का एग्जाम कोलैप्स नहीं करता है। फिर फैब में उनका बोर्ड एग्जाम हो जाएगा। फैब अगर फैब के लास्ट वीक में कर रहे हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल का रिजल्ट भी तो जाएगा ना, तो उसमें भी Yes, टाइम sir. आएगा। और यस सर। फैब का आप लास्ट वीक में कर रहे हो, 3rd या 4th वीक में स्टार्ट कर रहे हो, तो 1 मंथ तो एग्जाम ही चला जाएगा आपका बोर्ड का। Yes, sir. ऐसा थोड़ी है कि 6 पेपर है, 6 दिन लगातार लो, बच्चा बहुत गाली देगा तुमको। पढ़ने को टाइम दो, क्योंकि पूरा साल नहीं पढ़ता है, 2 दिन जरूर पढ़ता है एग्जाम से 2 दिन पहले। यस कोई भी सर। बच्चा, नॉट ओनली यू, मैं भी वही था, 2 दिन पहले तो पढ़ते ही पढ़ते, पूरा साल पढ़े या ना पढ़े, इसलिए Yes, sir. चांसेस ज्यादा है। एंड जेई नेशनल लेवल एग्जाम है बेटा, तो ऐसा कुछ नहीं कि मैं रात को उठा बोल दिया कल एग्जाम है। कई सारे तैयारी करनी पड़ती है यार, जब इतना तैयारी के बाद भी ये सब चीजें आ जाती है कि फ्रॉड हो रहा है, कोई मिस्टेक हो रहा है, सिस्टम हैक हो रहा है, पता नहीं क्या क्या, तो नहीं तैयारी करेंगे तो समझ ही जाओ क्या होगा, इतिहास के राणा संगा बन जाएंगे। चलिए यहाँ पे आते हैं। सर आपने ऊपर वो समझाया भी नहीं, फिर आप नीचे आ गए। ये वाला, अच्छा मैंने नहीं समझाया, सो सॉरी, नहीं। सो सॉरी, थैंक यू सो मच। अच्छा बेटा, आप एक बात बताओ, मैं अगर आपको बोलता कि मुझे इस फंक्शन का एरिया बताओ, और लेट्स से कि बेटा ये है 0, ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4, ध्यान से समझते जाना। अगर स्टेप फंक्शन आप थोड़ा बहुत भी जानते रहोगे तो आपको मालूम रहेगा कि यहाँ पे ओपन ब्रैकेट आता है, मालूम है ना आपको? सर एग्जैक्टली मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता इसके बारे में। नहीं जानते हो? चलिए थोड़ा सा No, रफ वर्क sir. कर लेते हैं, रफ वर्क कर लेते हैं। देखो बेटा, 2 फंक्शंस होते हैं, नहीं जानते हो तो याद रखो, क्योंकि आईआईटी आपसे आसान क्वेश्चन नहीं पूछता, यही सब ज्यादा पूछता है, तो अच्छा कि आपने बता दिया। और नहीं जानते हो तो वो भी बोल देना, सारा रिवाइज करा दूंगा। देखो बेटा, सबसे पहला होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जिनको बोला जाता है, मैं बोलता हूं स्पेशली गिफ। अब गिफ सुनकर व्हाट्सएप याद मत करना, सर व्हाट्सएप वाला गिफ बोल रहे हो आप। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब ये होता है बेटा कि आप, अगर मैं पूछूं जिंट x इज इक्वल टू 5, जिंट x इज इक्वल टू 5.1, जिंट x इज इक्वल टू 9.1, क्या ये सही है? तो आपका आंसर आना चाहिए बेटा नहीं सर, आप बात कर रहे हो इंटीजर की, तो ये इंटीजर नहीं है, ये इंटीजर नहीं है, तो इंटीजर सिर्फ ये है। पहला चीज, अब बात को ध्यान से समझो। अगर मैं क्वेश्चन को रिवर्स कर देता आपसे और मैं पूछता बेटा कि अब मुझे बताओ कि जिंट x, बहुत ही ध्यान से सुनो, अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि जिंट 5 कितना होगा, फिर मैं आपसे पूछ रहा हूं जिंट 5.1 कितना होगा, फिर मैं आपसे पूछ रहा हूं जिंट 9.1 कितना होगा। ये जो बॉक्स देख रहे हो ये जिंट है, रिप्रेजेंट क्यों ऐसा ही किया था, बॉक्स बोला जाता है इसको, आप स्क्वायर ब्रैकेट भी बोलते हो। अब पूछोगे कि सर ये कंफ्यूज तो नहीं होंगे ना सर? कब नहीं, जब भी आपको ऐसा सवाल दिया जाएगा, लिख दिया जाएगा कि ये जो साइन है, ये जो साइन है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का साइन है,
अब आप सोचो बेटा नंबर लाइन, आपको क्या सोचना है? नंबर लाइन। नंबर लाइन में दिमाग में सोच लो कि सर 5 कहां पे मिलता है? यहाँ पे 5.1 कहां पे मिलता है सर? थोड़ा सा उसके आगे। 9.1 की किधर मिलता है सर? 9 से थोड़ा सा आगे 9.1। तो जब भी आपको पूछा जाए कि 5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, तो आप माइनस इन्फिनिटी से चलना, माइनस इन्फिनिटी से चलना, और जो सबसे बड़ा इंटीजर मिल जाए 5.1 तक, आपका आंसर हो जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट गाइस? मैंने बोला माइनस इन्फिनिटी से चलो, जो सबसे बड़ा इंटीजर हो, इसलिए इसका नाम ग्रेटेस्ट इंटीजर है, टिल 5.1 आपका आंसर हो जाएगा। तो क्या आप आंसर दे सकते हो बेटा कि मैं यहां तक चलते आऊं, चलते आऊं, चलते आऊं, और मेरे को सबसे बड़ा आंसर कौन मिला? 5, क्योंकि इंटीजर 5 है ना। बात समझ में आ रहा है? क्या मुझे आप Yes. ये बता पाओगे बेटा कि 9.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? 9 9 होगा। क्या 9.2 का इंटीजर बता पाओगे? 9 ही होगा। 9.9 का बता पाओगे? 9 9। परफेक्ट। अब जरा मैं उल्टा पूछता हूँ, क्या मुझे -9.1 का बता पाओगे? सब -10। परफेक्ट, क्या बात है यार। -9, -10 इधर, और -9.1 इधर आएगा। तो ये आपका -9.1। मैंने बोला माइनस इन्फिनिटी से आपको -9 तक आना है, जो सबसे बड़ा इंटीजर हो जाए आपका आंसर है। तो -9.1 के बाद -9 आता है, तो ये तो हमारे आंसर में एक्सेप्टेबल नहीं है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बेटू? मेरा आंसर हो जाएगा -10। ठीक है। अब ज्यादा कंफ्यूजिंग है, ज्यादा कंफ्यूजिंग है। यूट्यूब पे मैंने बहुत बढ़िया से इंटीजर पढ़ा के रखा है, बहुत बढ़िया से समझा के रखा है। आप वीडियो मांग लेना आलम सर से, वो दे देंगे। नहीं तो याद कराने का निंजा टेक्निक दे दे रहा हूं, वो समझो। अगर कोई बॉक्स में पॉजिटिव क्वांटिटी है, 5.1 आंसर 5, 6.1 आंसर 6, 6.9 आंसर 6, 7.9 आंसर 7, मतलब समझ गए कि पहले वाला Yes, आंसर sir. आपका आंसर है, पहले वाला आंसर आपका आंसर है। लेकिन जब यही चीज नेगेटिव आ जाएगी तो एक ऐड करके आपको आंसर बोलना होता है। -5.1 बोलना -6, -6 -9.1 आंसर क्या हो जाएगा बेटू? -10. -10। समझ गए? ये ग्रेटेस्ट Yes, इंटीजर sir. फंक्शन होता है। इसका फोटो मैंने ऊपर बना दिया है। इस फोटो को आप ऐसे समझोगे। आज एक नया चीज आपको सिखाऊंगा। पहले एक और फंक्शन समझिए जिसको बोला जाता है फ्रैक्शनल पार्ट, इसका ही जस्ट भाई है। अच्छा मुझे ये बताओगे 6 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? 6 ही होगा. 6 ही होगा, क्योंकि वो खुद ही सर इंटीजर है। Yes, sir. तो दूसरा होता है बेटा फ्रैक्शनल पार्ट। जिनको नहीं समझ में आता है बेटा बहुत ही ध्यान से समझिए, क्योंकि कंटिन्यूटी में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल फ्रैक्शनल पार्ट और जिंठी है, सबसे ज्यादा इनको पूछा जाता है। तो केयरफुल रहा करो ऐसे ऐसे चीजों से। आईआईटी इनसे ही प्यार करता है, बाकी आपको हिंदी चिंदी इक्वेशन नहीं देगा कि एक्स स्क्वायर का कंटिन्यूटी बताओ। बेटा पॉलिनोमियल है, खुद में कंटिन्यूटी क्यों पूछेगा आपसे? फ्रैक्शनल पार्ट का मतलब ये होता है बेटा, रिप्रेजेंट किया जाता है इसको इस ब्रैकेट से। इसका वैल्यू होता है एक्स माइनस जिंटेक्स, एक्स माइनस जिंटेक्स। ठीक है। अब इसको समझाने से पहले मैं एक स्टेटमेंट बता रहा हूं, दोनों में से कौन सा ट्रू है आप ये बताओ। एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जिंटेक्स सही है कि एक्स लेस देन इक्वल टू जिंटेक्स सही है? दोनों में से कौन सा सही है? जल्दी बताओ। X less than Less equal than. to एक्स B वाला. लेस देन इक्वल टू जिंटेक्स। B. आप एक्स का वैल्यू 5 लो। चलिए एक्स का वैल्यू 5 लिया मैंने, 5 लेस देन जिंट 5, जो इक्वल हो गया बेटा 5 लेस देन 5। ट्रू और फॉल्स? ट्रू और फॉल्स? बेटा बेसिक इनइक्वालिटीज है। पुराने बच्चे अगर हो True. तो बता दीजिए आप, ट्रू है या फॉल्स है? मैंने आप सभी को पढ़ा के रखा है। नहीं पढ़ाया है. मैं पुराने बच्चों को पढ़ा के रखा है बेटा, नए बच्चों को तो नहीं पढ़ाया, उनको मैं कुछ नहीं बोलूंगा। मैं मैथ्स को स्टार्ट ही यहां से करता हूं बेटा, मैं मैथ्स स्टार्ट यहां से करता हूं। आई नेवर डिड सेट्स रिलेशन फंक्शन, नहीं, आई स्टार्ट फ्रॉम बेसिक मैथ्स एंड दिस इज ऑल बेसिक मैथ्स। तो देखो बेटा, ये जो आप बीच में सिंबल देख रहे हो ना, इसी के लिए आप लोग कंफ्यूज हो। आई एम डैम श्योर कि आप इसमें कंफ्यूज हो कि सर 5 5 से छोटा कब हो गया? 5 5 से छोटा कब हो गया? कोई खुद से छोटा कैसे हो जाएगा? मैं बोलूं अंबानी को, अंबानी तुम अंबानी से गरीब हो, अंबानी बोलेगा अच्छा ठीक है, आप सही बोल रहे हो। लेकिन इसमें दो स्टेटमेंट है, दो स्टेटमेंट है। इसको समझने के लिए मैं आऊंगा फ्रैक्शनल पार्ट पे, फिलहाल ये सब आपको जानना बहुत जरूरी है। एक सिनेरियो कंसीडर करते हैं बेटू। मान लो आप एग्जाम में गए, एग्जाम में लिखा आंसर एनी 5, आंसर एनी 5, और मैंने लिखा दूसरा क्वेश्चन दिया, एक क्वेश्चन यहां पे दे दिया, बीच में और दिया,
और एक क्वेश्चन ऐसा दे दिया। ये जो 5 क्वेश्चन है इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 12 हैं, और मैं मान के चलता हूं 5 क्वेश्चन का आंसर देते हो तो 12 तो बहुत ज्यादा हो गया, मान लो ना। आपको मिलेगा 1 क्वेश्चन इज फॉर 2 मार्क्स, सो टोटल इज 10 मार्क्स। 10 मार्क्स के क्वेश्चन है। एक बात बताओ बेटा, पहला वाला में एग्जाम्पल में अगर मैं 12 का 12 सवाल लिख के आ जाऊं तो मेरे को मार्क्स कितना मिलेगा, जल्दी बताओ। 10 नहीं मिलेंगे। पक्का 10 मिलेगा? यस सर ऐसा पक्का। पूछो कि मेरे को ऐसा 24 मार्क्स नहीं देंगे वो? नो सर। ये तो क्लियर है आपको हाँ कि जी। सर आप ज्यादा लिख दो, मैक्सिमम 10 मार्क्स ही मिलने वाला है। लेकिन अगर मैं 4 लिख के आऊं तो कम मिलेंगे। कम मिलेंगे ना। यस सर। इसका मतलब क्या है सर कि आप 5 से ज्यादा लिख दो चलेगा, 5 से ज्यादा लिख दो चलेगा, और 5 की इक्वल भी लिख दो तो चलेगा, लेकिन 5 से कम लिखोगे तो मार्क्स जाएगा। दूसरा वाला केस कंसीडर करते हैं बेटा, बीच में कौन लिखा है और। अगर मैं पहला क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, लेट्स से कि ये 4 मार्क्स का है, दूसरा क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया, क्या मुझे 4 मार्क्स मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? मिलेंगे सर। मिलेंगे। अच्छा, अगर मैं पहला क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करके दूसरा क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, क्या मुझे 4 मार्क्स मिलेगा? मिलेगा। अच्छा, अगर बीच में मैं एंड लगा देता तो, मैं और ना लिख करके मैं एंड लगा देता तो दोनों करने। नहीं मिलता ये सर, दोनों करना पड़ता। दोनों करने पड़ते। फर्क समझा आपने? यस सर। दोनों ये बोलते हैं और एंड, इसको बोला जाता है एंड। आपने मैथमेटिकल लॉजिक में पढ़ा रहेगा एंड और, पढ़ा है कि नहीं? पढ़े हो ना? यस सर। एंड ट्रू, ट्रू एंड ट्रू सही है, जब दोनों सही है तो सही है। लेकिन ट्रू और फॉल्स में फॉल्स। ट्रू है और है बीच में, और में एक भी ट्रू दिखा सही है, तो बीच में और था, तो आप इन दोनों में से कोई भी सही कर दो चलेगा आपका। लेकिन एंड है तो दोनों सही करना पड़ेगा। अगर मैं ऐसा बोल दूं ट्रू एंड फॉल्स तो बेटा ये गलत है, फॉल्स। क्योंकि बीच में एंड है और आपने एक सही किया है, गलत कर दिया, तो Yes, ओवरऑल आपको sir. गलत मिलेगा, पूरा मार्क्स नहीं मिलेगा। समझे? तो ये Yes, स्टेटमेंट sir. बेटा, ये वाला स्टेटमेंट में 2 चीजें कंबाइंड है। पहला है, पहला लिख रहा है कि 5 इज लेस देन 5, और सेकंड है 5 इज इक्वल टू 5। क्या आप समझ पा रहे हो? 5 इज लेस देन 5 और 5 इज इक्वल टू 5, दोनों में से कोई भी अगर एक स्टेटमेंट सही हो Yes, गया तो sir. ओवरऑल सही हो जाएगा। फर्स्ट स्टेटमेंट इज फॉल्स, सेकंड स्टेटमेंट इज ट्रू, तो फॉल्स और ट्रू ओवरऑल क्या हो जाएगा बेटा? ट्रू हो जाएगा ना। True. Yes, sir. तो ये स्टेटमेंट क्या था आपका? सही था, True. ये स्टेटमेंट सही है। लेकिन क्या होता अगर मैं इसमें 5 के जगह पे 5.1 लिख देता? लेट्स से कि बेटा मैंने एग्जांपल ले लिया 5.1, और आप बोल रहे हो सर लेस होगा 5.1, 5.1 के जिंट से, तो 5.1 तो 5.1 है, लेकिन जब मैं 5.1 का जिंट निकालूंगा तो आंसर कितना आएगा बेटा, जल्दी बताओ? 5. 5 आ जाएगा। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है कि गलत, फॉल्स है? False है, false. False. क्योंकि दोनों गलत हो गया सर। 5.1 sir. ना ही 5 से छोटा है और 5.1 और ना ही ना ही equal 5 है. के बराबर है, तो दोनों ही गलत कर दिए ना। अब सब गलत करके क्या हो गया, आपको 100 में से 100 मिल जाएगा, मतलब समझ रहे हो? Yes, sir. चाचा विधायक है फिर आपके, कहीं ना कहीं गड़बड़ करके आए हो, सेटिंग किए हैं, फुल में फुल आएगा सर हमारा। तो बेटा ओवरऑल क्या हो गया? फॉल्स हो गया। ठीक है, अब मैं थर्ड वाला केस कंसीडर करता हूं कि x इज ऑलवेज ग्रेटर देन जिंट x। x इज ऑलवेज ग्रेटर देन जिंट x। आप x का वैल्यू जो मर्जी रखो, जो मर्जी रखो। चलिए आपसे पूछ रहा हूं बेटा, एक नंबर रखो जरा जल्दी से। 5. 5 तो हो गया ना? 6. कुछ डेसिमल में बोलो ना, अच्छा लगेगा मेरे को। 7.9. 7.9। चलिए x की जगह पे 7.9 लिखा और यहाँ पे लिखा 7.9। क्या आप बता पाओगे 7.9 का जिंट कितना होता है बेटू? Yes, sir. 7. 7 ही होगा। क्या ट्रू है फॉल्स है? ट्रू। क्यों ट्रू है? ट्रू क्यों है? क्योंकि 7.9 जो बोथ बड़ा है कंडीशंस 7 आर से। सर्टिफाइड। बोथ कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं है, वन कंडीशन इज नो सेटिस्फाइड। सर, एक है कि हाँ। 7.9 बड़ा है 7 से, वो तो वाली यहाँ true से है. जो 2 स्टेटमेंट निकाल रहा हूँ कि 7.9 इज ग्रेटर देन 7, सेकंड वन इज 7.9 इज इक्वल टू 7, सेकंड वन इज फॉल्स, फर्स्ट वन इज ट्रू। बीच में मैं क्या यूज कर रहा हूँ? और 7.9 इज ग्रेटर और इक्वल टू 7, और मतलब इंग्लिश वाला और बोल रहा हूँ, हिंदी वाला और नहीं बोल रहा हूँ। 7.9 इज ग्रेटर और इक्वल टू 7, दैट मीन्स कि दोनों में से कोई एक भी सही हो गया तो सर सही है। तो पहले वाला तो सही है ना सर आपका, तो सही है। तो Yes, ओवरऑल क्या हो sir. सही है। इसका मतलब समझे आप कि सर ये जो चीज आपने लिखा है ये गलत है, ये वाला सही है।
अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अब इस चीज को देखकर बताओ बेटा लोग, इस चीज को देखकर बताओ कि इसका आंसर नेगेटिव आएगा हमेशा कि पॉजिटिव आएगा? पॉजिटिव क्यों पॉजिटिव आएगा? एक्स सर, क्योंकि एक्स बड़ा। कि हम बड़े में से छोटे को माइनस कर रहे हैं सर। यस सर। यस समझ में आया बेटा आपको? यस हाँ सर। जी। अच्छा, अब दिमाग में और सोचो, और क्या सोच पाओगे कि अगर कोई क्वांटिटी पॉजिटिव होती है इसका मतलब ये होता है कि उसका ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर है। एबव है। समझ गए? इसका मतलब समझिए Yes, आप कि sir. सर फ्रैक्शनल पार्ट एक्स का ग्राफ कभी भी वाई एक्सिस एक्स एक्सिस के नीचे नहीं आ सकता है, यस सर। ये ऊपर ऊपर ही रहेगा। पहला ऑब्जर्वेशन मैंने ये निकाला कि ये हमेशा पॉजिटिव होगा। मैं लिख देता हूं कि बेटा इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये हमेशा ही पॉजिटिव होगा। आपने पूरा का पूरा टाइम फंक्शन समझाने में ले लिया, चलिए कोई ना, अच्छा होगा सीख कर जाओगे। तो ये तो पॉजिटिव हो गया। लेट मी कम बैक टू द पॉइंट गाइस। अब मैं आपको 3 केस दे रहा हूं, तीनों केस में ऑब्जर्वेशन आपका रहेगा, पॉइंट भी आपका रहेगा, हर चीज आपका रहेगा। बस मुझे ये बताओ, इतना काम जरूर करो। मैं यहाँ पे एक सोच रहा हूं, मैं यहाँ पे जिंटेक्स सोच रहा हूं, मैं यहाँ पे फ्रैक्शनल पार्ट सोच रहा हूं। जो फ्रैक्शनल पार्ट का वैल्यू कितना है बेटा लोग? फ्रैक्शनल पार्ट इज x माइनस जिंटेक्स, ठीक है? जिंटेक्स। ये यस फॉर्मूला सर। है, x माइनस जिंटेक्स। कई लोग इसको Jintex. बॉक्स x बोल देते हैं, आपकी मर्जी है। चलिए x कोई भी रखिए। कोई बच्चा 0 से 1 के बीच में सोचेगा, कोई बच्चा 1 से ज्यादा सोचेगा, और कोई नेगेटिव सोचेगा। तो आप 2-3 वैल्यू बोलिए। पहला वैल्यू कौन बता रहा है बताओ? 7.8. 7.8। 7.8 और 7.8 का जिंट कितना हो जाएगा बेटा? 7. 7। क्या इसका फ्रैक्शनल पार्ट बता पाओगे? सर 0.8. परफेक्ट, 0.8। 8. चलिए पहला तो हो गया, और सोचो नेक्स्ट आंसर दो। 9.2। अब देखो बार बार 7.8, 7.9, 7.10 बोलते जाओगे, 8 बोलते जाओगे, कुछ नेगेटिव। 9.2. माइनस 9 8.7 क्या बोले बेटा आपने? माइनस 9.7 -9.7। क्या -9.7 का आप लोग जेंट बता पाओगे? यस सर, -10. -10। -10 तो क्या इसका फ्रैक्शनल पार्ट बता पाओगे आप लोग? -9.7 -10। 0.3. 0.3. 0.3 एक और बोलिए, 0 से 1 के बीच में कोई वैल्यू बोलिए। 0.5 0.8 0.8। परफेक्ट। चलिए बेटा, क्या 0.8 का आप जेंट बता पाओगे? यस सर, 0. 0 और इसका फ्रैक्शनल पार्ट बताओ। 0.8. 0.8 अच्छा, ये तीनों में आपने क्या ऑब्जर्व किया कि सर फ्रैक्शनल कि पार्ट आंसर कितना अगर छोटा हम देता है, पॉजिटिव भी ले ले नेगेटिव भी ले ले तब भी हमारे पास पॉजिटिव ही आएगा। और आंसर कहां तक आ रहा है इसका? सर 1 से लो। 0 0 से कुछ लेकर के में। 1 तो कभी नहीं देगा। कोई है ऐसा जीनियस जो 1 लाके दिखा दे? सोच लो कोई नंबर, बस आयोटा मत सोचना, बहुत मार खाओगे। नहीं रियल सर, नंबर मैं सोचना है, बिल्कुल भी नहीं होगा। सोच कर दिखाओ जरा। कोई 1 लाकर दिखा दो, कोई माइनस लाके दिखा दो, कोई 2 लाके दिखा दो। सर तो आप ऐसा बोलो ना, 9 से ऊपर कोई भी सोच लो। दुनिया का कोई भी नंबर सोचो ना, दुनिया का कोई भी नंबर सोचो। मैं नहीं ये होगा बोल रहा हूं सर। बेटा, मैं ये बोल रहा हूं, मेरा कंक्लूजन ये है लास्ट में कि आप दुनिया का कोई भी नंबर लेके आओगे, जिंट एक्स जो होगा वो हमेशा 0 और 0 के इक्वल हो जाएगा और लेस देन 1 रहेगा। बोलोगे सर 0 के इक्वल ला दोगे आप? हाँ, एक्स का वैल्यू 0 ले लो, यस सर। तो एक्स का वैल्यू 0 लोगे तो 0 हो जाएगा। अदरवाइज ये 0 से बड़ा होगा, 1 से छोटा होगा। बात समझ रहे हो? यस सर। अच्छा, किसी ने ये तो बताया ही नहीं कि सर अगर दोनों इंटीजर ले लो तो क्या होगा। आप 1 लेके देख लो, होगा तो आप 1 लेके देख लो, मजा आ जाएगा आपको। सर सर ले लो। चलिए एक्स का वैल्यू बेटा अगर मैं 1 लेता हूं तो क्या होगा, जल्दी से बोलना। सर 0 ही आएगा। 0 ही आएगा। तो हो गया 0 आ जाएगा। 1 और जिंट एक्स फ्रैक्शनल 1 फ्रैक्शनल पार्ट 0 0। अब 2 लेके देखो। सर 0 ही आएगा, बस हो गया। 2 0 फ्रैक्शनल आया। पार्ट 0 तो अच्छा, पहला रिजल्ट तो ये आप मान लीजिए सर ये सही लिखा है आपने। यस अगर मैं सर। सेकंड रिजल्ट बोलूं कि जिंट एक्स हमेशा 0 होगा जब जब आप एक्स को इंटीजर लोगे। यस सर, बिल्कुल ट्रू। ट्रू है कि नहीं? ये दोनों ट्रू। यस सर, बिल्कुल। आप जिंट एक्स के बारे में 3 चीजें सीखे। पहला चीज कि जिंट एक्स का मतलब ये होता है। दूसरा चीज, जिंट एक्स का रेंज होता है 0 से 1। तीसरा चीज, जिंट ऑफ एनी इंटीजर इज 0। बट फ्रैक्शनल पार्ट में ऐसा नहीं था। फ्रैक्शनल पार्ट में इंटीजर ऑफ जिंट ऑफ एनी इंटीजर इज इंटीजर। आप 7 का बॉक्स पूछोगे, आंसर 7। -9 का पूछोगे,
-9। बात समझ में आ रहा है? यस सर। Yes, sir. एक रिजल्ट और, ग्राफ पे तो आऊंगा, एक रिजल्ट और देखते हैं। अगर बेटा मैं ये बोलूं आपसे कि ये बॉक्स 6 है, ध्यान से सुनना, ये बॉक्स 6 है, मैंने लिखा 3.8 और यहां पे मान लिया मैंने 4 लिख दिया, फिर मैंने लिखा -3.8 + 4, ये दोनों बॉक्स में है। फिर दूसरा सोचिए बेटा, ये थर्ड ऑब्जर्वेशन लेते हैं अपन लोग, कि अगर मैं फ्रैक्शनल पार्ट में ऐसा लिख दूं कि 3.8 + 4, बहुत ही ध्यान से सुनना, मजा आएगा आपको ये चीज। फिर मैंने सोचा बेटा -3.8 + 4 का फ्रैक्शनल पार्ट कितना होगा, तो जरा आंसर बताइए सबका, जरा आंसर बताइए। आप मानते हो कि सर आप ऐसा लिखो, बहुत ध्यान से सुनना, जबरदस्त रिजल्ट बता रहा हूं, कई सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा इससे। अगर आप थोड़ा बहुत दिमाग चलाओगे तो 3.8 और 4 को ऐड कर दोगे, योर आंसर विल बी गाइस 7.8। डू यू एग्री और नॉट? यस नाउ द जिंट ऑफ 7.8 इज 7। 7 7, ठीक है। एक तरीका तो ये हुआ, दूसरा तरीका बता रहा हूं बेटा, पहले इसको सॉल्व कर लें, उसके बाद -3.8 + 4 कितना होता है? 0.2. 0.2। का? यस सर। हाँ जी सर, 0.2 होता है। आगे सोचिए, 0.2 का इंटीग्रल 0. 0। डन, ये आंसर आप लोगों ने दिया है। अच्छा, इसमें हम लोगों ने किया क्या कि अंदर का जो एलिमेंट है, अंदर का जो भी क्वांटिटी है, मैंने पहले उसको सॉल्व किया और बाद में उसका जेंट ले लिया, समझ गए? लेकिन अगर आप थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स सोचते तो आप ऐसा भी सोच सकते थे कि सर एक काम करो ना, 3.8 का जिंट लो, फिर 4 ऐड करो, यस सर। फिर आप -3.8 का जिंट लो, फिर +4 ऐड करो। क्या वैल्यू इफेक्ट होगा कि नहीं होगा? नो सर, बिल्कुल नहीं होगी। नहीं होगा ना, सेम आंसर आ रहा है। 3.8 Yes, का sir. जिंट कितना होता है बेटा? 3 + 4 कितना हो जाएगा? 7। 7 और -3.8 का जिंट कितना होता है? -4 -4 + 4 +4 is 0। 0। इसका मतलब समझे सर, जिंट Yes, sir. बहुत अच्छा इंसान है, जिंट हाँ जी। बहुत अच्छा इंसान है कि जब इसके अंदर आप इंटीजर वैल्यू डालते हो तो भगा देता है, बोलता है बेटा तुम जाओ बाहर, तुम्हारा कोई घर से इज्जत नहीं है। समझ में आया आपको? तो एक चीज Yes, नोट कर sir. लो कि जिंट और फ्रैक्शनल पार्ट सिर्फ और सिर्फ नॉन इंटीजर नंबर को परेशान करते हैं, इनकी औकात नहीं है कि इंटीजर को परेशान कर दें। इसने 4 का कुछ किया क्या? नहीं। मॉड, मॉड बोलो पॉजिटिव क्वांटिटी को परेशान करेगा? नहीं करेगा। मॉड किसको परेशान करेगा? जो नेगेटिव होगा। सिखाया गया है ना कि भगवान उसको ही दंड देते हैं जो पाप करता है। Yes, अब sir. अब बोलो कि जो संत महात्मा है, भगवान उनको आकर कल बहुत मारे, No, sir. ऐसा नहीं हो सकता है ना। तो अब इसमें आते हैं, सेकंड वाले में आते हैं। तो यहां से बेटा एक रिजल्ट आ गया, मैं लिख देता हूं कि इफ यू ऐड एनी इंटीजर इनसाइड जिंट देन इंटीजर विल कम्स आउट। अब बाहर फेंक दो, जिंट तो फिर भी ठीक है। आते हैं फ्रैक्शनल पार्ट, देखो ये क्या करेगा। 3.8 + 4, 3.8 + 4, क्या बेटा आप बता पाओगे इसका फ्रैक्शनल पार्ट कितना होगा? जल्दी बताओ, जल्दी से बताओ। क्या मानते हो सर 7.8 होगा? यस और नो? सो गए? ए देवा, No, sir. हेलो, सो रहे हो? No, नहीं। sir. चलिए, क्या 7.8 का आप लोग फ्रैक्शनल पार्ट बता पाओगे? ऐसा ही लिखोगे ना बेटा कि x का वैल्यू 7.8 लिया सर आपने, Yes, तो sir. 7.8 माइनस जिंट ऑफ 7.8 दैट इज 7.8 माइनस 7 दैट इज 0.8। Yes, sir. 0.8. Yes, sir. समझ गए? Yes, sir. मैं तो बोलता हूं किसका एक जादू भी दिखाऊंगा। आप जो इंटीजर उसको बाहर निकाल दो, खत्म कर दो। नहीं समझे? माइनस वाले को सॉल्व करके उसके बाद समझाता हूं। -3.8 + 4 कितना होता है बेटू लोग? 0.2। 0.2. मैं क्या लिखता है इसको? 0.2 लिखता, माइनस में 0.2 लिखता। फॉर्मूला यही है ना? Yes, sir. यही था। मैंने एक मिस्टेक कर दिया कि यहाँ पे सिंबल इसका रख दिया, ये होगा फ्रैक्शनल पार्ट का। तो 0.2 - 0 दैट इज 0.2। 0.2। समझ गया? Yes, sir. अब सुनिए कहानी बेटा, अगर मैं इसी चीज को पहले वाले को ऐसा लिखता कि सर 3.8 + 4 है, तो आप इसमें लिखो सिर्फ 3.8। सुनते जाओ ध्यान से,
और इसका आप फ्रैक्शनल पार्ट निकालो। 3.8 का क्या हो जाएगा बेटू? 0.8। यस सर। सोच कर देखो, 3.8 माइनस 3, Yes, sir. 0.8। यस सर। आपने क्या समझा? आपने क्या समझा कि सर 3.8 को आपने 0 पॉइंट लिखा? कैसे लिखा कि आप 3.8 को लिख रहे थे 3 प्लस 0.8। यस सर। और फ्रैक्शनल पार्ट में पावर होता है कि कोई भी इनसाइड इंटीजर को खा जाता है। खाने का मतलब समझे, गायब कर देता है। यस सर। इसलिए मैं बोला ये फिर भी अच्छा है, ये फिर भी अच्छा है कि ये बाहर निकालता है। ये बाहर नहीं निकालता है, सीधा खत्म कर देता है। तो फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर इंटीजर देख लिया तो सोचो बेटा तुम्हारा गेम ओवर है अभी, क्योंकि बाहर में कौन बैठा है? बोला बेटा तुम्हारे अब्बू आए हैं, वही है फ्रैक्शनल पार्ट। एट मजाल ही नहीं है कि कोई इसमें इंटीजर टिक पाए, खत्म कर देगा सीधा। ये बाहर निकालेगा, ये गायब कर देगा। सोच पा रहे हो? यस सर। क्या आपने एक चीज और नोटिस किया कि सर अगर आपको फ्रैक्शनल पार्ट में आंसर देना है ना, तो बस ये पॉइंट वाला कंसीडर कर लो। Yes, sir. 7.8 सर, 0.8, 7.8, 0.8 Eight. माइनस 3.8 का आप माइनस 0.8 सोचते, यही सोचोगे ना? लेकिन क्या Yes, sir. फ्रैक्शनल पार्ट माइनस आंसर देगा? नहीं। नो सर। तो आप क्या करो, 1 माइनस 0.8 कर दो। समझ गए? तो नेक्स्ट रिजल्ट क्या आ रहा है बेटा आपके सामने कि अगर आपसे पूछा जाए कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एनी नेगेटिव नंबर इज 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट x, याद रखना। क्या मुझे जल्दी से बता पाओगे माइनस 9.8 का कितना होगा? माइनस 9 गायब, माइनस 9 गायब, नहीं सॉरी 9 गायब, 9 गायब, माइनस 0.8, 1 माइनस 0.8 इज 0.2, खत्म कहानी। 0.2 आपकी समझ में आया कि नहीं आया सर? Yes, sir. अब कोई हाँ, बोलेगा सर। सर, कोई बोलेगा सर ग्राफ बनाओ। चलिए थोड़ा सा साथ दीजिएगा, क्योंकि मुझे मालूम है कि मेरा फेवरेट चीज है ग्राफ, लेकिन बच्चे लोग का ग्राफ फेवरेट नहीं होता है। अगर आप ग्राफ जानते हो तो बेटा आप एडवांस के लायक हो, आपका आईआईटी पक्का है, ग्राफ में पावर है तो। चलिए सर वैल्यू में बता रहा हूं, सुनते जाना खाली ध्यान से। ये हो गया 0, यहाँ पे रख रहा हूँ 1, यहाँ पे रख रहा हूँ 2, यहाँ पे रख रहा हूँ 3, 4, 5, -1, -2, -3, -4। जिन बच्चे को ग्राफ नहीं आता है जाकर देखो बेटा चैनल का, आप देख लेना जो भी वीडियो का लिंक होगा। ग्राफ इतना बेहतरीन तरीका से पढ़ाया हूं कि मैथ से आपको प्यार हो जाएगा, गारंटी। हर डिटेल समझाया हो, देख लेना जाकर वीडियो लेंदी है, 7-8 वीडियोस हैं ग्राफ के। चलिए बेटा क्या मुझे बताओगे 0 का जिंट कितना, फ्रैक्शनल पार्ट कितना होगा? 0 होगा। 0 हर इंटीजर का 0 होगा सर। 1 का 0, 1 का 0 0, 1 का 0, 1 का 0, 1 का 0, इवन -1, -2, -3, -4, 0 सब 0। फिर आपको समझ में आया कि सर इसकी आंसर भी तो उतने में ही आ रही है, 0 से लेकर के 1 तक ही आ रही है। देखा आपने, ये 1 तक ही सर आंसर देता है, 1 से ज्यादा नहीं दिया, 1 से कम नहीं दिया, मतलब 0 से कम नहीं दिया। बेटा इसका फोटो कुछ ऐसा आ जाता है, बहुत ही ध्यान से देखना, इसका फोटो बहुत ही जबरदस्त आएगा। पुराने बच्चों को हो याद रहे, ये रहा सर फोटो। कहीं देखा है ऐसे शक्ल को? Yes, sir. यस सर। यही है जिंट, सॉरी फ्रैक्शनल पार्ट। और ये वैल्यू कभी अटेन नहीं करता है, 1 कभी मिलता नहीं है, तो 1 पे मैंने दे दिया व्हाइट बॉल। व्हाइट बॉल समझते हो? वैल्यू इंक्लूडेड नहीं है, बाहर फेंका हूं उसको। ओपन इंटरवल, याद है ना सर? हाँ ना बोलो यार। Sir. Yes, sir. कम आवाज आ रहा है, ऐसा क्यों लग रहा है? ज्यादा पढ़ लिया आप लोगों ने? नो नो सर। सर। तो ग्राफ यही है। ठीक है बेटा, अब समझो ध्यान से कि डेफिनेट इंटीग्रल में क्वेश्चंस क्यों पूछा जाता है आपको परेशान करने के लिए। जिंट को पूछा जाएगा, फ्रैक्शनल पार्ट को पूछा जाएगा, क्योंकि बेटा इनका ग्राफ डिसकंटिन्यूअस होता है। डिसकंटिन्यूअस का मीनिंग समझे ना, लेमन लैंग्वेज में बोला गया कि टूटा हुआ ग्राफ हो सर। एक ही बार ड्रॉ कर दिया, कंटिन्यूअस ड्रॉ नहीं कर पाया, डिसकंटिन्यूअस। आप सीखे तो ऐसा ही हो, यस सीखे हो ना ऐसा सर। ही? हाँ जी। ठीक है, उसमें और डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। ये भी आप जो पढ़े हो गलत है, जाकर यूट्यूब पे वीडियो देखना, मेरा मिल जाएगा, उसमें डिटेल में कंटिन्यूटी सिखाया हूं। अगेन आपके पास टाइम है तो यूटिलाइज करो बहुत बढ़िया से। बेटा फिर से आगे सुनो, अगर मैं आपको बोलता कि 0 से लेकर 1 तक एरिया बताओ, 0 से लेकर के 1 तक एरिया बताओ, तो आप यही बोलते कि सर आप इसका एरिया पूछ रहे हो। ध्यान से समझो,
अगर मैं आपसे बोलता कि 0 से लेकर के 1 तक एरिया बताओ, तो आप क्या बोलते सर? 0 से लेकर के 1 तक एरिया ये रहा यस फ्रैक्शनल पार्ट सर। में। लेकिन अगर मैं आपसे बोलता कि मुझे 0 से लेकर 2 तक एरिया बताओ, 0 से लेकर के 2 तक एरिया बताओ, तो आप बोलते सर 2 तक एरिया तो ये हो गया ना। Yes, sir. लेकिन भाई आपको बीच में पता क्या चला कि सर ट्रायंगल तो टूटा है, हाँ जी। Yes, sir. ट्रायंगल तो टूटा है, तो आपने एक्स्ट्रा रीजन निकाल लिया। समझ में आया? 0 से 2 में क्या किया आपने? यस सर। पूरा का पूरा सर रीजन ले लिया ना, ये पूरा रीजन ले लिया आपने। यस सर। गलत हो गया। इसलिए आप अपने एनसीईआरटी, आपके पास आपका टेक्स्ट बुक पढ़ा है क्या साथ में? यस सर। जरा डेफिनेट इंटीग्रल में डेफिनेशन देखिएगा। जिन बच्चे के पास है डेफिनेट इंटीग्रल, उसमें उसका डेफिनेशन देखिए डेफिनेट इंटीग्रल का। यस सर। क्या लिखा है जरा बेटा बोलना, कोई बोलो सर 1 मिनट। जरा बोलना, फिर आपको समझाता हूँ कि बुक कैसे रीड किया जाता है। हवे में पढ़ाई कर दो यार, आप लोग मत किया करो, ध्यान से पढ़ा करो। सब्जेक्ट बाद में हार्ड हो जाएगा आपके लिए, फिर बोलोगे सर मैथ्स हार्ड है, फिजिक्स हार्ड है। हार्ड कुछ नहीं है सर, आपका समझने में प्रॉब्लम है। बोलिए बेटा जल्दी बोलिए, इसका मतलब आपके पास टेक्स्ट बुक नहीं है। The definite integral. हाँ जी, डेफिनेट इंटीग्रल निकालिए और डेफिनेशन बताइए बेटा। सर मैं बोलती हूँ। हाँ जी बेटा बोलिए। The definite integral a to b fx dx is the area bounded by the curve y is equals to fx. The ordinates x is equals to a, x is equals to b, and the x axis. बस इतना ही था। बस इतना ही है? आगे वो ड्रॉ करके दिया है ना ग्राफ वगैरह, वो भी पढ़ दूं, सारा पढ़ दूं? बड़ा सर, क्यों यार, है? बड़ा the क्यों है definite- आप? नहीं सर, मैंने आपसे पूछा ना, सारा पढ़ दूं मैं भाई, ऐसा पूछ हाँ रही जी हूँ। बेटा, और कोई बोल रहा था, बोलिए आप, बोलो यार। Sir, the definite integral has unique value. A definite integral is denoted by integral a to b fx dx, where a is called lower limit और बाकी सर ऐसे लिखा है आगे। ऐसा ही लिखा है ना? आपको समझ में आ रहा है सर? इन्फॉर्मेशन कहीं ना कहीं आधा अधूरा दिया इन लोगों ने। यस सर। इन्फॉर्मेशन पूरा नहीं है, सब आधा आधा दिए। अच्छा, इन्फॉर्मेशन इनको क्या देना चाहिए था? जो आपके टेक्स्ट बुक का डेफिनेशन सही है बेटा, वो तब सही होता जब मैं बोलता कि आप जो फंक्शन ले रहे हो एक कंटिन्यूअस फंक्शन ले रहे हो। जैसा कि मैं ऊपर में बना रहा था, ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो आप जैसे ही इसमें छोटे छोटे स्ट्रिप डिवाइड करोगे तो आपको बढ़िया से एरिया मिलता जाएगा। लेकिन ऐसा कंसीडर करो कि ग्राफ टूटा पड़ा है। अब ये ग्राफ टूटा है, मैं बोलता 1 से लेकर 3 तक एरिया बताओ, तो जैसे ही आप 1 से लेकर 3 तक एरिया बताते, ध्यान से सुनना, आपको ये मिल जाता। क्या एक ही कहानी चलती? यस सर। नहीं, आपको ये अभी- एक्स्ट्रा स्ट्रिप दिख जाएगा एग्जैक्टली 2 पे, एक एक्स्ट्रा स्ट्रिप यहाँ पे दिखेगा, समझ रहे हो? क्योंकि ये तो वैल्यू है ही Yes, नहीं। sir. एग्जैक्टली 2 का जिंट क्या होता है? ऊपर देता है ना सर। फीलिंग नहीं है अभी भी? क्या आप समझ पा रहे हो कि अगर मैं सर 0 से 2 तक एरिया निकालता हूं तो मैं 2 के जगह पे एक्स्ट्रा वैल्यू लिख रहा हूं। एक पतली सी लाइन होगी, क्योंकि मैं स्ट्रिप भी तो पतला ही कंसीडर कर रहा हूं ना। एक पतली सी लाइन होगी, क्यों? क्योंकि सर 2 का एग्जैक्टली जिंट तो ऊपर आता है, यहां पे आता है। 2 का जिंट 2 सिखाया ना आपने अभी, तो 2 का जिंट आप ये थोड़ी लोगे, 2 का जिंट तो उधर है, इधर इधर। यस सर। तो अगर आप ये कंसीडर करते हो बेटा कि ये लाइन है 2 का और एरिया आप ऐसा कंसीडर करते हो, तो ये गलत है, ये गलत है। सुनो ध्यान से, अगर मैं इसको ऐसा लिख दूं कि लिमिट सॉरी इंटीग्रेशन 0 से लेकर 1 से लेकर के 2 तक जिंट एक्स डी एक्स, सही है? नहीं, ये गलत है, ये गलत है। यस सर। लेकिन जिस मोमेंट में मैं ये लिख दूंगा ना बेटा, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 1 से लेकर 2 जिंट एक्स डी एक्स, बेटा ये सही है, क्यों? मैंने स्ट्रिप को पतला कर दिया है और उसको 0 पे मिनिमाइज कर दिया है। और आपको भी मालूम है कि 0 मिनिमाइज करने का मतलब एग्जैक्टली 0 नहीं होता है। समझ में आया? यस सर।
तरीका भी था कि आप 1 से 2 तक जाओ, लेकिन 2 से माइनस, 2 से नीचे ही रहो। बेटा ये सब मैथ्स के बेसिक से चीजें हैं जहां पे आप कंफ्यूज हो जाओगे और आधा इंफॉर्मेशन लेकर पढ़ोगे तो बहुत दिक्कत होगा आपको। बहुत डिटेल में समझिए ये सब सारी चीजें, बहुत जरूरी है। चलिए, आज का टारगेट तो मैंने पूरा नहीं किया, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप देख रहे हो इसने यहाँ पे मॉडुलस लगा के दिया है। यस सर। इसको मालूम है कि एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है, इसने मॉडुलस लगा के रखा है, क्योंकि अब ऐसे डेफिनेट इंटीग्रल को एरिया अंडर कर्व मानेगा तो मॉडुलस लगा के देगा। ठीक है ओके बेटा, सर, स्क्रीनशॉट Yes, लेना चाह रहे sir. हो ले लिया सर। का? Yes, यस sir. Yes, sir. गुड, एक मिनट टाइम को। सर माइक ऑफ है। बताओ माइक ही। अविनाश बेटा जय हिंद। आई एम सो सॉरी, आपका मैसेज नहीं देखा मैंने। रीजन इज कि मैं जब स्क्रीन शेयर करता हूं तो मेरे को बस स्क्रीन दिखाई देता है और कुछ नहीं दिखाई देता है। मैं दूसरे फोन से कनेक्ट होता हूं तो उसका मैसेज नहीं आता है। एनीवे, कैसे हो सर आप? चलिए बेटा, कुछ बातें करना है कर लीजिए, कुछ पूछना है पूछ लीजिए। किसी को इंटरेस्ट नहीं है यार, कैसा इग्नोर करते हो तुम लोग? नो सर, आपने बताया था आप बताओगे अपने कॉलेज के Yes. बारे में। यस सर, वो Yes, बताओ। sir. मैंने कॉलेज के बारे में बोला था। नहीं, हाँ Yes, हम sir. जब हमने पूछा हाँ, था ना जी। कि आपने आईआईटी किया था तो आपने बोला था हाँ मैं बताऊंगा अपनी स्टोरी। हाँ, स्टोरी ये था बेटा कि मैं क्लास 10 तक गांव में पढ़ा था। मेरा गांव बिहार में है, पटना में। तो क्लास 10 तक बिहार, मतलब बिहार में पढ़ा था, तो मेरी इंग्लिश ठीक ठाक थी नहीं। तो मैं यहाँ पे मुंबई में सारे के सारे इंग्लिश में पढ़ाते थे। तो मैं पूरा का पूरा 11th ऐसा ही। फिजिक्स के प्रैक्टिकल में तो मुझे याद है कि मैं जब भी प्रैक्टिकल करने जाता था तो फिजिक्स वाले सर बोलते थे शो मी योर जर्नल, और मैं जैसे ही दिखाता था बोलते थे गेट आउट।